गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे दूसरा इसी का टॉपिक है मूत्र के सांद्रण की प्रक्रिया। कल हमने बताया था मूत्र के तनुकरण की प्रक्रिया जिसमें एल्डोस्टेरोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इस कलेक्टिंग डक्ट की दीवार जल के लिए बिल्कुल अपारगम्य हो जाती थी और जल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर निकलता था। आज हम देखेंगे कि यहाँ पर कंसंट्रेट यूरिन कैसे बनता है, सांद्र यूरिन, गाढ़ा यूरिन कैसे बनता है, गाढ़ा मूत्र कैसे बनता है। सेम प्रक्रिया है जैसे उसमें एडीएच हार्मोन्स का स्रावण कम होता था जब डाइल्यूट होता था, यानी मूत्र तन होता था, और यहाँ पर जब हमारे शरीर में जल की कमी होती है तो जल को शरीर से बाहर मूत्र के रूप में निकालना उसको रोका जाता है। क्यों? क्योंकि जल की आवश्यकता शरीर को होती है। तो जल की कम मात्रा बाहर निकले और उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, सोडियम, पोटेशियम आयन ज़्यादा बाहर निकलें, तब ऐसे मूत्र को कंसंट्रेटेड यूरिन कहते हैं या सांद्र मूत्र कहते हैं। ये जितने भी अंक हमने यहाँ पर लिखे हैं आपको हम 20 बार बता चुके हैं कि जो शरीर में सामान्य जो रुधिर की परासरणीयता होती है वो 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर होती है। 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर का मतलब हुआ कि उस रुधिर में कितने विलेय पदार्थ घुले हुए हैं, उसका एक मापन होता है। अगर ये 1200 तक हो जाती है इसका मतलब बहुत ज़्यादा उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। तो ऊपर वाला भाग कार्टेक्स भाग है, ये आउटर मेडुला है और ये इनर मेडुला है। यानी जो किडनी आपकी संरचना हम बताए थे, ये बोमेन कैप्सूल था, ये नीचे अवरोही भुजा, फिर आरोही भुजा, फिर यहाँ पर संग्रह नलिका और यहाँ पर यूरिन आपका ऐसे बाहर निकलता है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, संग्रह नलिका है, ऐसे यूरिन बाहर निकलता है। तो ये हो गया आउटर कार्टेक्स, ये हो गया आउटर मेडुला, ये हो गया इनर मेडुला। तो यहाँ पर 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर और नीचे 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर, यही यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर 300, 400, 600, 1000, 1200, इसका मतलब इसकी परासरणीयता बढ़ती जा रही है, इसमें जल की मात्रा कम होती जा रही है और जो विलेय के अणु हैं उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। आपको हमने बताया था कि जब हम अवरोही भुजा, इसको इस सारी रचना को आप जानते हैं, बोमेन कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, अफरेंट आर्टेरियोल्स हो गया, इफरेंट आर्टेरियोल्स हो गया, रुधिर आता है, छन जाता है, छने हुए रुधिर को फिल्ट्रेट कहते हैं। जब ये फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या समीपस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचता है तो इसमें इन भागों की दीवार जल के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है और जल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता रहता है। हम बता चुके हैं जब जल इस फिल्ट्रेट से बाहर निकल जाएगा तो ये फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। एक बात समझ में आई। फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है यहाँ पर Na+ आयन, यहाँ पर क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, ये सब बाहर निकलते जाते हैं, ये भी हमने बताया था। तो जब ये जल बाहर निकलते जाते हैं तो यहाँ पर हाइपोटोनिक हो जाता है, डाइल्यूट यूरिन हो जाता है और फिर यही डाइल्यूट यूरिन और ज़्यादा जो है जब जल के लिए अपारगम्य हो जाती है तो आपको डाइल्यूट यूरिन प्राप्त होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। सबसे पहले जब शरीर में जल की मात्रा कम होगी, एक चीज पहले हम समझेंगे कि ये परासरणीयता की स्थापना कैसे हो रही है, यानी कैसे 300 से यहाँ पर 1200 हो जा रहा है। तो इसका काम यही है कि यहाँ पर जब ये जल बाहर निकल गया तो ये गाढ़ा हो गया, लेकिन इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जल की मात्रा मतलब 1200 कहाँ से आ जा रहा है। यहाँ तो समझ में आता है कि जल इस फिल्ट्रेट से बाहर निकल गया तो यहाँ पर 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर हो गया, यानी फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा सांद्र हो गया, गाढ़ा हो गया। लेकिन जो फिल्ट्रेट यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसको बोलते हैं, ऊतक द्रव्य कहते हैं, जो भी इस नलिका के एसेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब के चारों ओर जो भी तरल भरा होता है उसको ऊतक द्रव्य कहते हैं। तो उस ऊतक द्रव्य में कहाँ से 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर हो गया, यही आपको समझना है। देखिए जैसे हमने कहा कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर बढ़ता जाता है, सोडियम और क्लोराइड आयन ये सब क्या होते हैं, निकलते जाते हैं। तो सोडियम और क्लोराइड आयन यहाँ निकल रहे हैं तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा मात्रा में, एक चीज़ और जानो,
विलेय पदार्थ का काम यही करते हैं, सोडियम और पोटेशियम आयन। जैसे चीनी ज़्यादा घोल दो, लस्सी बन जाएगी गाढ़ा, वैसे ही सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन जब ज़्यादा घोल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा इसका मतलब परासरणीयता इसकी बढ़ जाएगी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ये जो सोडियम आयन हैं ये यहाँ से नीचे कैसे आ रहे हैं, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कैसे आ रहे हैं, जो उच्च परासरणीयता 1200 मिलीऑस्मोल बना दे रहे हैं। यानी ये जो मेडुला भाग है, इनर मेडुला भाग है, इसमें जो फिल्ट्रेट है या तरल है ये कैसे ज़्यादा गाढ़ा हो जा रहा है। इसके लिए बगल में ये वासा रेक्टा दिखाया गया है। वासा रेक्टा बताया था हमने कि जो अवरोही भुजा है जब ये हेनले लूप के बिल्कुल समानांतर चलती है तो इसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। यही परनालिका जाल या जो इफरेंट आर्टेरियोल्स है जब इसके समानांतर चलती है तो इसको क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। ये वही नलिका है इफरेंट आर्टेरियोल्स, यहाँ पर यहाँ ना दिखा करके यहाँ दिखाया गया है। ये हो गया इफरेंट आर्टेरियोल्स, नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो आयन आरोही भुजा से यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ का मतलब आउटर कार्टेक्स में पहुँचते हैं, वही आयन अब यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि हमने बताया कि ये नलिका यहाँ पर है। तो जो सोडियम आयन यहाँ से निकल रहे हैं वही सोडियम आयन अब किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं, वासा रेक्टा की अवरोही भुजा द्वारा ये क्या कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं। और जब खींच लिए जाते हैं तो पुनः इसको नीचे जा करके कहाँ छोड़ दिया जाता है, Na+Cl- आयन, यानी यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, मेडुला भाग में छोड़ दिया जाता है। फिर मान लीजिए जो Na+ आयन मान लीजिए छन्ने से बच जाते हैं मेडुला भाग में, फिर ऊपर जाते हैं आरोही भुजा में, फिर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और फिर ये नीचे अवशोषित होकर के अवरोही भुजा द्वारा फिर नीचे आते हैं और फिर यहाँ पर NaCl Na+ आयन ये इस मेडुला भाग की परासरणीयता को बनाए रखने में मदद करते हैं। एक काम ये हो गया, यानी पहली हेडिंग आप डालोगे कि वृक्क के मेडुला भाग में उच्च परासरणीयता की स्थापना। ध्यान दो, वृक्क के मेडुला भाग में उच्च परासरणीयता की स्थापना। इसमें आप इतना लिखोगे कि आरोही भुजा की दीवार सोडियम एवं क्लोराइड आयनों के लिए पारगम्य होती है, अतः सोडियम और क्लोराइड आयन जब कार्टेक्स भाग में पहुंचते हैं तो प्रक्रिया क्या होती है, जो वासा रेक्टा की अवरोही भुजा होती है ये सोडियम और क्लोराइड आयनों को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करके नीचे जा करके ये मेडुला भाग में छोड़ दिया जाता है, जिससे उच्च परासरणीयता की स्थापना होती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में यूरिया भी यहाँ निकल जाता है, क्योंकि ये भी विलेय पदार्थ है, और कुछ मात्रा में यूरिया यहाँ पर भी एब्जॉर्ब किया जाता है। ये लिखा है हमने यूरिया, यानी यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से भी यूरिया का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। तो यूरिया भी इसके उच्च परासरणीयता बनाए रखने में ये क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा और कैसे परासरणीयता बनती है, गाढ़ा यूरिन कैसे प्राप्त होता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो गाढ़ा यूरिन की आप बात करेंगे तो सीधे बताओ 2-3 लाइन में कि जब शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है तो क्या प्रक्रिया होती है, एल्डोस्टेरोन का स्रावण कम, ADH हार्मोन्स का स्रावण अधिक हो जाता है। ADH हार्मोन्स के प्रभाव से जो संग्रह नलिका है और जो यहाँ पर आरोही भुजा है उसमें NaCl का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जल के लिए इन भागों की दीवार क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जब जल के लिए इन भागों की दीवार अधिक पारगम्य हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जल क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। यानी यहाँ से 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर है तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल क्या कर लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा। यहाँ पर देखो सब तीर का निशान, ये जल, ये इन भागों की दीवार, यहाँ पर लिखा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर ADH प्रेजेंट, यानी जब ADH उपस्थित होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, वाटर का। जब ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वाटर का होगा तो यहाँ पर कैसा यूरिन प्राप्त होगा, कंसंट्रेट यूरिन प्राप्त होगा। एक चीज़ और, यहाँ पर अवरोही भुजा में जो प्रवाह हो रहा है फिल्ट्रेट का वो कार्टेक्स भाग से मेडुला भाग में हो रहा है। आरोही भुजा में जो रुधिर का प्रभाव है वो मेडुला प्रवाह है, वो मेडुला भाग से
जो है आरोही भुजा में हो रहा है, इस प्रवाह को प्रतिप्रवाह परिकल्पना कहते हैं या प्रतिप्रवाह प्रक्रिया कहते हैं। उसी तरीके से इसमें भी अवरोही भुजा में कार्टेक्स से मेडुला भाग में, आरोही भुजा वासा रेक्टा में मेडुला भाग से कार्टेक्स भाग की ओर होता है, और यह प्रतिप्रवाह इसके अनुरक्षण में यानी परासरणीयता बनाए रखने में मदद करता है, इसीलिए हमें कंसंट्रेट यूरिन प्राप्त होता है। तो आप क्या क्या हेडिंग डालोगे? सबसे पहले बताओगे उच्च परासरणीयता की स्थापना कैसे होती है, बता चुके हैं। दूसरी हेडिंग क्या डालोगे कि जो संग्रह नलिकाओं से जल और यूरिया का अवशोषण, जल का अधिक अवशोषण, इसमें क्या लिखोगे? एडीएच ज़्यादा होगा। एडीएच ज़्यादा होगा तो सबसे पहले जल की मात्रा कलेक्टिंग डक्ट में अवशोषण की बढ़ जाएगी और जिससे हमें कंसंट्रेट यूरिन प्राप्त होगा। तीसरा प्रतिप्रवाह प्रक्रिया हमने क्या बताया कि जो कार्टेक्स से मेडुला भाग में और मेडुला से कार्टेक्स भाग में उल्टी दिशा में तरल का बहना ही प्रतिप्रवाह प्रक्रिया कहलाती है। प्रतिप्रवाह प्रक्रिया कंसंट्रेट यूरिन बनाने में मदद करती है। यही इतना है यूरिन के सांद्रण की प्रक्रिया। थैंक यू।